बैक नाज़रीन। नाज़रीन, एक तरफ ईरान में नज़रें उस इज्तिमा पर लगी हुई हैं जो आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात के मौके पर होने जा रही हैं। अंदाज़ा यही कि लाखों नहीं शायद करोड़ों लोग सड़कों पर होंगे। ऐसे इज्तिमा सिर्फ एक मजहबी या सियासी तकरीब नहीं होते, ये दुनिया को एक पैगाम भी देते हैं कि एक कौम किस मूड में खड़ी है। दूसरी तरफ वाशिंगटन के बयानात सुनिए तो लगता है कि मज़ाकरात की जो विंडो है वो अभी बंद नहीं हुई है। तेहरान की बात सुनिए तो वो भी यही कहता है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स, दिफाई सलाहियत और अपनी शराइत पर। यानी अल्फाज में नरमी ज़रूर आई है, मगर मौक़िफ़ में कोई खातिर खा जो है तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही। इसी दौरान हम देखते हैं कि कतर, पाकिस्तान और खत्ते के चंद दूसरे ममालिक खामोश सिफारतकारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। ख़बरें ये भी हैं कि पसे पर्दा राब्ते जारी हैं, कुछ मुंजमद असासों की भी बात हो रही है, कुछ पाबंदियों पर गुफ्तगू हो रही है। और अल अरबिया ने ये रिपोर्ट किया है कि कम से कम $3 बिलियन जो हैं वो ईरान को देने पर इत्तेफाक हो गया है उनके मौजूदा मुंजमद असासों से। तो आज इसी पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया फॉर्मर एम्बेसडर हैं गुलाम रसूल बलोच। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया और आपको वेलकम कहेंगे शो में। नईम खालिद लोधी साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। सर, हम ये देख रहे हैं कि जो जज्बात से हटकर अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर हम देखें तो वाकई ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो कम हो रही है, या हमें सिर्फ एक टैक्टिकल पॉज नज़र आ रहा है? एक तरफ क्योंकि मज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो फ़ौजी तैयारियां और सख्त बयानात का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तो सर, आप अस्करी नुक्ते नज़र से आप इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जी, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहली बात ये है कि डी एस्केलेशन तो हो गई है, बहुत काफ़ी हो गई है। और सुनने में आ रहा है कि कुछ बहरी अफवाज अमेरिका की खित्ते से दूर भी हो रही हैं। लेकिन जब तक टेबल टॉक्स कामयाब ना हो जाए, क्योंकि आप देखें कि दोनों साइडें जो है ना वो हॉट एंड कोल्ड खेल रही हैं। अगर आप देखें अमेरिका की साइड को तो सदर ट्रंप का रवैया सख्त नजर आता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का रवैया जरा नरम नजर आता है। तो जैसे गुड कॉप बैड कॉप होता है, इसी तरीके से ईरान की तरफ से अगर आप देखें उनकी IRGC और जो उनके रूहानी पेशवा है उनका रवैया कुछ सख्त है, लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका रवैया जरा मुतदल है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। इसके अलावा आपने देखा है कि वो लेबनान और इसराइल और अमेरिका, इन तीनों का ट्रायंगुलर टॉक्स भी जारी हैं। फिर एक बड़ी कोशिश जारी है कि जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज है उनमें एक स्प्लिट पैदा की जाए। ये इसराइल और अमेरिका दोनों कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ये एक लाइन टो कर रहे हैं। ये शायद ईरान के साथ पुरअमन तरीके से रहने को तैयार भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी 3 मुल्क हैं, UAE है, कुवैत है, बहरीन है, उनको काबू किया हुआ है। वो अपने से दूर नहीं हटने दे रहे। तो ये रस्साकशी जारी रहेगी। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये सड़क अमन ही की है, उसकी तरफ जाएगी। बम्पी है, पथरीली है, खड्डे हैं इसमें। लेकिन मुझे नहीं पता कभी आपने बॉक्सर्स को देखा है जब वो थके हों, और ये एक्सीलेंसी इसलिए जानते हैं कि हमने दोनों ने बॉक्सिंग इकट्ठे की हुई है PMA में। तो उसमें जब वो थक जाते हैं बॉक्सर तो वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं, ऐसे ही हल्का सा मुक्का पेट पे मार देते हैं, लेकिन उनका दिल यही होता है कि हमें कोई लड़ाई से बचा ले। कि बस अब बस हो गई है कि दोनों का दिल इस किस्म का बस हो गई है। जी, वैसे ही लगता है मुझे। ठीक। गुलाम रसूल साहब, ज़ाहिर है आप मुस्कुरा रहे हैं खालिद साहब की बात सुन के। तो सर, ऑब्वियसली आपकी जो सफारती आपका जो तजुर्बा है उसकी रोशनी में आप क्या समझते हैं कि जो पस पर्दा राब्ते हैं वो वाकई किसी बड़ी मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, या ये सिर्फ आप समझते हैं कि वक्त हासिल करने की जो सफारती हिकमत अमली है? देखिए, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू में दोनों जो फरीकैन है, ना उनके जज्बात को ना उनके रिटोरिक में जाऊंगा। मैं टेक्निकली ये जो मेरी सोच है which informs me कि क्या जंग ही उनके पास ऑप्शन है या अमन है। तो मेरे ख्याल में उसमें बटी हुई है ईरान की हुकूमत भी और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। ठीक, ईरान की इससे बटी हुई है कि उनके जो डाई हार्ट है वो ये समझते हैं कि नहीं, इस वॉर को आखिरी वॉर होनी चाहिए या आखिरी जंग होनी चाहिए, या आर या पार वाली जंग। इसलिए
कि उनको पता है कि जो इस जंग के पीछे ताकत है, शैतानी ताकत है, वो अब तक भी अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव है उनसे पीछे नहीं है। उसका सबूत ये मिलता है, अगर मैं भी वहां होता तो व्हाट आई वुड हैव थॉट कि कल या परसों भी उन्होंने कहा कि उनके जो अभी नुमा है मुस्तफा खमेनी, वो भी हमारे टारगेट में है। आई मीन व्हाट फर्दर implementation you can go to, or what is that you need them to trust you? You cannot trust. तो ईरान के लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि वो कुछ नहीं कर सकते अमेरिका के ऊपर। इसी तरह से अमेरिका का मसला भी यही है, वो ये कहते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर, ईरान के पास अब नो हाउ इतना है कि हम सब कुछ बर्बाद भी कर देंगे 5 साल में, 10 साल में, अगर वो चाहे तो वो न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। तो इतने बड़े गैप में एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना, मैं समझता हूँ इतना मुश्किल काम है। मुश्किल भी लफ्ज जो है वो काफी नहीं है। इट काइंड ऑफ यू हैव टू बी अ रियल अनडिफीटेबल ऑप्टिमिस्ट, जो कि मैं समझता हूँ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, जो जिसका इनफैक्ट जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी असेंबली की स्पीच में किया कि जब हर जगह हमें तारीखी नजर आ रही थी, there was one voice which said no, this will happen. So I think this is where some of the people are working behind the scenes. जो आपने सवाल किया, yes, they are working behind the scenes. वो इस पेसिमिज्म को ऑप्टिमिज्म के साथ करना चाह रहे हैं और दोनों ही फरीकैन के सामने ये बताना चाह रहे हैं कि जंग आपके लिए ऑप्शन नहीं है, चाहे आपके पास कितनी ताकत हो। बिल्कुल ठीक। The only option that you have. तो अल्टीमेटली मुझे ये लग रहा है कि अमन की लॉबी ईरान में भी प्रिवेल करेगी और अमेरिका में भी प्रिवेल करेगी। तो देखिए वहां भी जंग की आवाजें आ रही हैं। नो लेस देन द मिनिस्टर ऑफ वॉर, दे कॉल इट एक्टिव, एंड हिज चीफ ऑफ, जो उसने खुद पिक किया एक रिटायर्ड जनरल को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया है, जरद वानी, वो जो है कहते नहीं वी शुड गो फॉर अनदर स्ट्राइक बिकॉज ईरान का अभी तक दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। ऑब्वियसली ईरान से जो ईरान के खिलाफ नेतन्याहू तो ऑलरेडी कह चुका है कि मुझे ऐसी जंग करनी जिसमें खुदा न खास्ता ईरान की स्टेट को हम जरूरतों में तकसीम कर दें, जिस तरह हमने इराक में किया है, जिस तरह हमने सीरिया में किया है। सो दैट डेंजर इज ऑलवेज देयर। अच्छा नईम खालिद लोधी साहब, ऑब्वियसली जैसे कि गुलाम रसूल बलूच साहब भी कह रहे हैं ऑब्वियसली, और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब के लिए तो जेडी वेंस ने तो बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है, वो आप लोग ने भी सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ में 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक उन्होंने अपनी ज़ाहिर ज़ौजा की बात की और दूसरी शख्सियत उनकी लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब हैं। बहरहाल नईम खालिद लोधी साहब, ईरान जो है वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि इसका जो मिसाइल प्रोग्राम है या ड्रोन सलाहियत है और दिफाई निज़ाम जो है वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। तो सर आप क्या समझते हैं कि ऐसी शराइत के साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई काबिल अमल मुआहिदा जो है वो मुमकिन है? हाँ जी बिल्कुल मुमकिन है। वो इसलिए कि जो 14 पॉइंट्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि उसके अंदर मिसाइल्स का और ड्रोन का जिक्र नहीं है, और जो मेन स्टिकिंग पॉइंट जो एक है दोनों तरफ का, अमेरिकन है इनके न्यूक्लियर मामला ईरान के, और ईरान का है इनके जो असासे मुंजमद हैं और जो इनके ऊपर सैंक्शंस हैं। ये 2 है मेजर चीजें। बाकी जो चीजें प्ले कर रहे हैं जिसकी वो एक है हुर्मुज़ जिसको ब्लॉक किया हुआ है, और साफ ज़ाहिर है कि वो जो जंग बंदी है जो लबनान में नहीं हो रही है, तो दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। तो वो जो एक्सीलेंसी कह रहे हैं कि स्प्लिट है, वो तो मैंने पहले कह दिया कि स्प्लिट है, लेकिन मेरी नजर में वो आर्टिफिशियल स्प्लिट है। वो जान के रखी हुई है उन दोनों ने, दोनों मुल्कों ने, ताकि वो जो स्पेस है टेबल टॉक्स के लिए उसको वो क्रिएट कर सकें। वो असल में मतलब ये कि ओरिजिनल या नेचुरल स्प्लिट नहीं है, ये मेरा अंदाजा, आई कैन बी रॉन्ग। और बाकी ये बात तो दुरुस्त है कि ये आसानी से तो काम होने वाला नहीं है। जिन चीजों का इम्कान है कि हो जाएंगे वो ये है कि हुर्मुज़ खुल जाएगा, तकरीबन खुला हुआ है। अब सिर्फ ये है कि वो 60 दिन के बाद क्या वो लेवी लेना शुरू करेंगे या नहीं, उसके ऊपर बातचीत होगी। 60 दिन तक तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें और गुजर जाएं। सर लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिएगा। ऑब्वियसली जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी ईरान और यूएस की,
तो उससे पहले ज़ाहिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था, वहाँ से ऑब्वियसली तमाम लोग वहीं से तिजारत करते थे, वहीं से सबके जहाज़ की गुजरगाहें वही थी, तो तब तो कोई टैक्स नहीं था। तो अब जो है ईरान जो है वो टैक्स लगा रहा है, तो अमेरिका का भी ये उस पर जो कंसर्न था वो ये था कि वो किसी एक मुल्क की इजारादारी नहीं होगी, लेकिन ईरान इस पे स्टक हुआ है। तो आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई बातचीत कोई खराबी की तरफ जा सकती है? क्योंकि एक और चीज़ है जो अब्बास इराक़ची साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मुफाहमती याददाश्त के तहत ट्रंप इसराइल की कार्रवाइयाँ रुकवाने के पाबंद है, वरना ईरान इसराइल को सबक सिखाएगा। तो मेरी नजर में ये बार्गेनिंग चिप्स हैं, ये वो हैं जो इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक, मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि जी हम टैक्स लगाएंगे, हम लोगों को नहीं जाने देंगे, उधर से उनके मुंजमद असासे हैं, उधर से उनके ऊपर पाबंदियां हैं, तो ये गिव एंड टेक के लिए रखा गया है। असल जो स्टिकिंग पॉइंट है वो दो ही है जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, पाबंदियां और न्यूक्लियर, उस पर लंबी बात चलेगी, ये चीजें सेटल हो जाएंगी। मेरा अपना अंदाजा बाकी चीज़ें ये थोड़ा मतलब इतने इम्पोर्टेंट इशूज नहीं आप करेंगे, इम्पोर्टेंट है, बट इट इज फॉर दी बार्गेनिंग। जब टेबल पे बैठेंगे तो बार्गेन करने के लिए कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना। जब आप कहें जी हम आपके मुंजमद साथे देते हैं, आप जवाब में क्या देंगे, तो आप ये कहेंगे अच्छा मैं हुर्मुज़ को छोड़ दूं, इस किस्म के काम चलेंगे। तो ये तो हमेशा होता है टॉक्स में जी। ठीक है। अच्छा गुलाम रसूल बलोच साहब, अगर ईरान और अमेरिका दोनों ही अपनी अपनी जो रेड लाइंस हैं उस पर कायम रहते हैं, तो फिर मज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर जो अभी ज़ाहिर सी बात है नईम खालिद लोधी साहब ने भी कहा कि जी बार्गेनिंग वाला मैटर हो सकता है बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन दो इम्पोर्टेंट बातों की तरफ उन्होंने भी निशानदेही कर दी। आप क्या समझते हैं सर? देखिए, इसमें हम अंदाजे नहीं लगाते। अगेन आई गिव यू अ टेक्निकल आंसर कि हमारा पाकिस्तान का जो अप्रोच इस वक्त है, जो मुझे नजर आता है, हमारी जो अप्रोच है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, हमारी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की, और खासतौर पे जो लीडरशिप है हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल, कि हम विद इन द पैरामीटर्स ऑफ 14 पॉइंट में बातचीत करेंगे। दैट इज व्हाट वी विल परस्यू फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 14। टिक करो पहले पॉइंट 1 को, जी तमाम फ्रंट्स पे लड़ाई बंद होगी इंक्लूडिंग लेबनान, यस अब आगे बढ़ो। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फ्री नेविगेशन होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। अगर दोनों मानते हैं तो कहेंगे टिक करो, आगे जाओ जी पैसे फ्रीज अनफ्रीज करने, यस वी एग्री पार्शियली, डजंट मैटर। अगले पैसे कब दोगे आप? वो कहेंगे जी हम 6 माह के बाद देंगे या इस कंडीशन को मिलने के बाद देंगे। ओके टिक करो इसको। अगला न्यूक्लियर का क्या है? देखिए दो है इसमें, न्यूक्लियर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिस पे बातचीत बहुत लंबी चलेगी। इट विल बी नॉट मेक एंड ब्रेक इमीडिएटली, लेकिन इट कुड बिकम एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कुड बिकम more than the nuclear। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता होगा, कोई दरमियानी रास्ता मौजूद होगा जिस पर दोनों ही फरीकैन जो है वो मुत्तफिक हो सकेंगे? इंशाअल्लाह या पॉसिबल है, निकालना पड़ेगा उनको। दैट इज द ओनली वे इफ दे इंटेंड टू लाइक अगर वो अमन की राह पे जो पाकिस्तान ने दिखाई, मैं हमेशा कहता हूं कि जो अमन का दरवाजा पाकिस्तान ने खोला है इनके लिए, और जो अमन की खिड़की नजर आ रही है जिसमें से रोशनी नजर आती है, अगर उससे मुस्तफीद होना चाहते हैं तो उनको अपना दरमियान का रास्ता दोनों ही फरीकैन को ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उस पर डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। नईम खालिद लोधी साहब, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी हद तक पेशरफ भी हो जाती है तो क्या इजराइल इसे कबूल करेगा, या फिर आप समझते हैं कि वो अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके तहत कोई ऐसा कदम उठा सकता है जो पूरे अमल को जो है वो मुतासर कर दे? जी देखिए, इसके तो बड़े कभी इम्कानात हैं, और वो उसकी वजह उनकी हिस्ट्री है। अगर आप देखें कि ना तो वो किसी बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी करते हैं, ना कोई इखलाकियात की पासदारी करते हैं, ना कोई डिप्लोमेटिक हदूद को वो मानते हैं, तो उनको तो आप ये समझें कि वो तो वाइल्ड कार्ड है और एक डिटेक्टर है। उसके बावजूद आपको अमन कायम करना है, ये देखना पड़ेगा। अलबत्ता अभी जो एक फायदा हुआ है इसराइल को और एक नुकसान हुआ है। फायदा ये हुआ है कि उसने मजीद इलाके पे कब्जा कर लिया है, और वो जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है उसमें एक कदम और आगे चला गया है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं लेबनान के जिस इलाके पे गया हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं। और साथ ही आपको पता है कि सीरिया का इलाका है, सीरिया में अगर आप आज ही सुने तो कोई बम धमाके वगैरह इस किस्म के काम हो रहे हैं, तो इस पूरे इलाके को उसने डिस्टेबलाइज करने का तो सोचा हुआ है ये। और फिर आपने देखा होगा गाजा में थोड़ा सा आगे बढ़ा है, वेस्ट बैंक में अपने और सेटलर्स को सेटल किया, ये तो उसने फायदे हासिल किए। नुकसान उसको क्या हुआ है कि उसका जो सबसे बड़ा पुष्टपना है हलीफ अमेरिका, उसमें अभी ओपिनियन स्प्लिट हो रही है
अबाउट इजराइल। बावजूद ठीक है कि इजराइल के सपोर्टर्स बहुत मौजूद हैं, वहां पर ऐसे लोग भी हैं जैसे अभी एक्सीलेंसी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भी ईरान के साथ जंग अभी बंद ना की जाए क्योंकि अपने अहदाफ हासिल नहीं किए हैं। लेकिन मिलिटरली जो लोग एनालिस्ट हैं उनको पता है कि वो मजीद अहदाफ हासिल कर भी नहीं सकते जब तक कि कोई और किस्म के वेपन इस्तेमाल ना करें, वरना उन्होंने हर चीज इस्तेमाल करके देख ली है। तो इसराइल विल ऑलवेज रिमेन अ वाइल्ड कार्ड। लेकिन ये है कि ये जो भी ईरान बार बार कह रहा है कि अगर अमेरिका इसराइल को नहीं मनवा सकता तो फिर हमें आप इजाजत दें, हम खुद उससे निपट लेते हैं, ये भी एक फैक्टर है। तो इसराइल जो जी 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 तो इसराइल जो है ना वो उसने ये जो अपनी सपोर्ट खो रहा है अमेरिका में, और जो अंदर भी उनके जंग के खिलाफ थोड़े से लोग उठे हुए हैं, वो उसके लिए एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज इसराइल तो ना किसी की बात मानता है, ना उसने आज तक मानी है, ना आइंदा कभी मानने का इम्कान है। ठीक है। अच्छा नईम खालिद लोधी साहब, एक प्रिसाइसली ज़रा ये भी बता दीजिएगा साथ साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनने में आ रही थी कि जो ईरान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, क्या उनके अंदर इस बात का कोई गम गुस्सा पाया जाता है? आप समझते हैं कि वो कि ये जंग नहीं रुकनी चाहिए थी, इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, हमें अपने जो इतने हमारे लीडर्स को जो है शहीद किया गया उसका हमें बदला लेना चाहिए, हमें जंग नहीं रोकनी चाहिए, इस तरह की कोई जो है वहाँ की जो आवाम है और उनको जो हुकूमत है वहाँ की, ईरान की हुकूमत को क्या इस तरह की कोई चीज़ फेस करनी पड़ रही है? देखिए, अवाम की राय तो अवाम तो जज्बाती होती है नॉर्मली, और अवाम में बहुत एक छोटी माइनॉरिटी होती है जो कि सोच विचार से काम लेकर गैर जज्बाती अंदाज में बात करते हैं, जैसे हमारे एक्सीलेंसी GR साहब कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत कम लोग हैं। तो लेकिन जो उनकी हुकूमत है और जो उनके मिलिट्री सर्कल्स हैं, मेरे ख्याल उनको तो इदराक होगा कि कितनी तबाही पहले हुई है, और मजीद तबाही अगर हो जाएगी तो क्या ईरान को क्या हासिल होगा। तो वो किसी का नहीं, जंग से सर किसी को भी फायदा कभी ना हुआ है ना हो सकता है। हाँ जी, तो इसलिए लेकिन जो करता धरता है, मेरा ख्याल वो समझते हैं इस बात को कि मजीद जंग करने के बजाय अभी क्योंकि जंग में उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए वो टेबल पर बैठ के बात कर सकते हैं। कल जंग अगर और आगे बढ़े तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि दोनों में से एक साइड जो है वो ये स्टेटस भी गवा दे जो अभी उनके पास है। लेकिन ये खतरा दोनों तरफ है, ये खतरा अमेरिका को भी है, ये खतरा ईरान को भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बातचीत ही करेंगे, ये टुक टाक करते रहेंगे और थके हारे बॉक्सर्स की तरह, लेकिन ये चलेंगे अमन की राह पर ही। ठीक। अच्छा गुलाम रसूल बलोच साहब, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका वाकई इजराइल पर इतना असर और रसूख रखता है कि उसे किसी बड़े फौजी इक़दाम से रोक सके, या अब इजराइल जो है वो अपनी पॉलिसी में ज्यादा खुद मुख्तार हो चुका है? देखिए, इजराइल की पॉलिसी अंडर दिस रिजीम है, क्योंकि वो एक लिहाज से मोनार्की नहीं है ना, देयर इज अ चेंज, ऑल्दो मैनिपुलेटेड, इट इज अ डेमोक्रेसी, ऑल्दो मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसी है, लेकिन है जरूर। ठीक है, तो उनके यहाँ ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर उनकी जो डीप स्टेट है और जो डीप स्टेट अमेरिका की है, वो समझते हैं कि अब नेतन्याहू बजाय हमारा एसेट होने के लायबिलिटी बन गया है, तो वो उसको डंप कर देंगे। और कैसे डंप करेंगे, वहां तो प्रोसेस है, तो बड़ा आसान है उसको मैनिपुलेट करना। आजकल तो डेमोक्रेसी इज फॉर सेल एवरीवेयर, आप उसकी ओपिनियंस को रेटिंग बढ़ा दें, कम कर दें, सोशल मीडिया ये वो 10, 15, 100 मिलियन, 2 मिलियन, 200 मिलियन में लाइन इज पॉसिबल फॉर पीपल लाइक अस, available everywhere you find, हर दुनिया में है, तो वो फिर उनको they will be able to do it। तो मेरा अपना ख्याल है किसी हद तक डीप स्टेट उस लिमिट पे आ रही है इजराइल की भी और अमेरिका की, कि वो समझते हैं कि नाउ दिस एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट इज अ लायबिलिटी फॉर इजराइल एज वेल एज फॉर द अमेरिकन इंटरेस्ट। तो मुझे ये लग रहा है कि ये नवंबर में इनके शायद होंगे या दिसंबर में इनके इंतखाबात होंगे नवंबर में, और उसमें मोस्ट लाइकली जो मेरा जो सिनारियो में देख रहा हूँ कि नेतन्याहू को लूज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको कोर्ट केसेस बहुत सारे फेस करने अपने मुल्क में भी करप्शन के और वॉर क्राइम में। तो ये अपने जो है वो केस लड़ता रहेगा, हो सकता है जेल भी चला जाए, फिर एक कोई बेहतर इजरायली ऐसी हुकूमत आएगी, बेहतर तो नहीं हो सकती ऐसी जो कि अमेरिका की बात सुने। और अगर अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि ईरान के साथ एटलीस्ट 2026, 27, 28 तक लड़ाई नहीं करनी, 2028 तक इनका टर्म है ट्रम्प साहब का, उसके बाद अगला
प्रेसिडेंट आता है वो डिसाइड खुद करेगा, बट ही वुड लाइक टू हैव ये बाकी जो पास 26, 27, 28, 3 साल है जिसमें जंग से हटके, क्योंकि उसका पहला था ही यही जो था प्रोग्राम के जंगें बंद करूंगा और आई बी द प्रेसिडेंट ऑफ पीस, वो उसने अपने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट 2026 में भी लिखा है। तो इसलिए मेरे ख्याल यही होगा, मुझे ये लगता है कि 3 साल का गैप देंगे और ईरानी के लिए भी ये बेहतर है कि अपने जितने नुकसान हैं वो पूरे कर लेंगे। एंड दिस ऑल दे वांट। लॉन्ग टर्म जो पीस है अमेरिका, इजराइल, ईरान का, वो बहुत दूर है। वो दूर इसलिए है कि जब तक कि इजराइल पैलेस्टीन की बात को नहीं करता कि उनका भी हक है रहने का, जब तक कि इजराइल की स्टेट एक अमन स्टेट नहीं बन जाती, उस वक्त तक आई थिंक जो उनका हाथ है गुस्सा में वो हावी है, हकीकत से बहुत दूर है। ठीक है नईम खालिद लोधी साहब, आज की जो जंग है वो सिर्फ मिसाइल्स की जंग नहीं रही, बल्कि साइबर वॉरफेयर है और इंटेलिजेंस है, प्रॉक्सी नेटवर्क्स भी है जो है वो फैसला कौन किरदार अदा करते रहे। तो अगर कशीदगी दोबारा बढ़ती है तो आप समझते हैं कि आइंदा जंग की जो नौयत है वो क्या होगी? और सर साथ ही ये बता दीजिएगा कि ऑब्वियसली खामनेई साहब की जो आखिरी रसूमात है वो गैर मामूली, इसमें अवामी शिरकत के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं, और तो आप सर किस नज़र से देखते हैं कि ऐसे इज्तिमा जो हैं वो दाखिली तौर पर रियासत को मज़ीद मजबूत बनाते हैं और दुनिया भर में जो है वो एक मैसेज देते हैं, सियासी पैगाम होते हैं ये? जी मेरा ख्याल है कि बाकायदा आप देखेंगे कि जो ईरानी अवाम है इस मौके को बाकायदा गम के साथ साथ जश्न के साथ मनाएंगे भी, क्योंकि वो ये शो करेंगे हर गली में कि हमने ये जंग जीती है और उनकी शहादत, वो जो शहादत है उनकी, उसको इसके साथ मुंसलिक करेंगे कि उनकी शहादत के सदके हमने ये जंग जीती है। तो इस किस्म का जो है ना पूरे इसमें किया जाएगा। अगर वो जो एक स्पिरिट थी सोसाइटी में जो कि एक्चुअली थी भी, और जो कुछ लोग पहले निकले थे वो मेरे ख्याल और कमजोर हो जाएंगे। ये कम से कम ये जो मौजूदा रजीम है इसकी यही कोशिश होगी कि इस मौके को इसके तौर पे इस्तेमाल करे। बाकी जो आप जंग की नौयत कह रही हैं, बहुत अरसे तक ये जंग एसिमेट्रिकल हालत ही में रहेगी अगर दोबारा भी होती है, क्योंकि ईरान को किसी प्रोफेशनल स्टैंडिंग एयरफोर्स, आर्मी और नेवी जो कि जिसको कन्वेंशनल फोर्सेस कहते हैं उसमें आने तक देर लगेगी। लेकिन चूंकि जंगों की नौयत ही तब्दील हो रही है तो हो सकता है यही कन्वेंशन बन जाए। आपने देखा है कि जो कुछ रशिया और यूक्रेन के दरमियान हो रहा है उसमें जो चीजें ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं वो यही ड्रोन और मिसाइल है, यही ईरान ने इस्तेमाल की हैं। तो ऐन मुमकिन है कल को हम सब ये कहें कि ये रवायती हथियार हैं, जंगें हमेशा इनसे लड़ी जाएंगी और कुछ और गैर रवायती चीजें आगे लेजर बीम या एनर्जी वेपन या रोबोट्स या इस किस्म की चीजें और भी निकल आएंगी, और ये टैंक और तोपें और बड़े जहाज शायद ये मतरूक हो जाए, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। देखिए जब वेस्ट और ईरान ये सोच, वेस्ट और अमेरिका ये सोच रहे होंगे कि अगर ईरान ने तमाम तर पाबंदियों के साथ इतनी ताकत शो कर दी कि हम उसको हरा नहीं सके, तो अगर हमने इसकी पाबंदियां खत्म कर दी तो फिर क्या होगा, ये वो सोच रहे होंगे। और ईरान ये सोच रहा होगा कि ये अगर इसी तरीके से हमारे पीछे पड़े रहे तो क्या हम एटमी हथियार बनाए बगैर सरवाइव कर सकेंगे। ये 2 सवाल जो मैंने उठाए हैं, मेरे अपने अंदाजे में ईरानियों के जहन में ये सवाल होगा और वेस्ट के जहन में वो सवाल होगा, और यही वो चीज़ है जो कि आने वाले मामलात को बहुत मुश्किल बनाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब आपका, फॉर्मर एम्बेसडर गुलाम रसूल बलोच साहब आपका, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।